हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है ना हम लोग पद्मावत पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हालांकि आप लोग तो पढ़े ही होंगे, पद्मावत ही बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। और तो इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ऐसी चीज़ें जो आपकी सरस्वती पांडे ने किताब में नहीं दी है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ऐसे ही जैसे कहीं भी आपको किताब तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आप कहीं कोचिंग अगर कर रहे हैं या कोई आपको सर पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ों को एक मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें सेम होती हैं, किताब में भी है वहाँ भी है, तो आपको ठीक है रिवीजन तो होता रहेगा। लेकिन जो अलग से चीज़ें आपको कहीं भी मिलती हैं तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए किसी भी खास करके चर्चित जो रचनाएँ हैं या चर्चित जो भी आपकी विषय वस्तु है उस पर अगर कहीं से भी आपको अतिरिक्त मतलब मिलती है जानकारी तो उसको आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और आपको याद हो जाएगा। मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मतलब वो वीडियो ही देखते हैं और या तो सुनते हैं, उसको कहीं वो नोट नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है जान लीजिए पढ़ाई का। ये क्या होता है ना, बस हम लोग थोड़ा सा आलस के नाते हम लोग नोट नहीं करते और हम लोग को लगता है कि अरे हम सुन लिए तो हमको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको 2-4 दिन के बाद फिर भूल जाएगा। और या तो आपको इधर की उधर चीज़ें मतलब आप सुने होंगे कुछ और कुछ दिन के बाद वो चीज़ें मतलब आपको चेंज हो जाएंगी। आप मतलब आपको लगेगा कि अच्छा मैंने ये सुना था, गलती मतलब हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। इस मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा। जब भी आप तैयारी करेंगे, कुछ भी आपको अलग से चीज़ें लगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको नोट करके रखना चाहिए हर चीज़, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो यहाँ भी ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि राइटिंग जो है इस पर विशेष नहीं चाहिए, रफली मैंने लिखा है इस पर, ठीक है। ये रफली है। पहले ही मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मैं राइटिंग पर जोर नहीं देती थी, क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी तो बस मुझे यही था, टाइम कम था और पहली बार मैंने फॉर्म भरा था, तो मुझे यही था कि किसी तरह से जल्दी, बस यही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ को नोट करना था मुझे, ताकि मैं उसको रिवीजन कर सकूँ। मेरे हाथ में एक कोई चीज़ होनी चाहिए, ताकि मैं कहीं खड़ी हूँ या कहीं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे पास वो चीज़ रहेगी, तभी तो मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी, सोते समय कुछ भी काम करते समय। तो इसलिए मैं राइटिंग पे बहुत विशेष ध्यान नहीं। कहीं भी आप देख सकते हैं कोई ब्लैक पेन या कोई और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके, ऐसा कुछ नहीं। बस एक रफली मतलब मैंने नोट किया है जो मुझे मेन चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगा कि नोट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पद्मावत के विषय में हम पढ़ेंगे, बहुत ही चर्चित है। और तो यहाँ पे देखिए 1540 ईस्वी इसका समय है। तो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि जैसे पद्मावत में क्या है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य माना है। किसने माना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये। और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट देखिए कि पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश की राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक। ये सब मेन पॉइंट। आपको इतना तो जानना चाहिए कि कौन क्या था, किसकी बेटी पद्मावती थी और रत्नसेन कौन थे, कहाँ की राजा थी, सारी चीज़ तो आपको पता ही होगा। लेकिन हमेशा रिवीजन करते रहिए ताकि भूले ना। अब देखिए पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, ठीक है। कुल कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। और 57 खंड हैं इसमें, लेकिन उपसंहार को जोड़ के इसमें, ठीक है ना, पर उपसंहार को जोड़कर इसकी संख्या कितनी कर दी गई है? 58 कर दी जाती है, ठीक है। उपसंहार को भी जोड़ दी जाती है। चूँकि पद्मावत जो है वो मसनवी शैली में लिखा गया है ना, इसलिए इसके सर्गों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। आपसे कोई पूछ दे कि खंड क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसकी कौन सी शैली है? इसकी मसनवी शैली है। आगे देखिए, ये कुछ जरूरी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए पद्मावत का पूर्वार्ध जो है वो कल्पना प्रसूत है, जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वार्ध जो है वो कल्पना प्रसूत है, जबकि उत्तरार्ध जो है वो क्या है? ऐतिहासिक है। यही सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पद्मावत को लिखने का मूल ढांचा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पौमचर्यु, ठीक है, पौमचर्यु से लिया गया है, ठीक। पद्मावत को लिखने का मूल ढांचा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पौमचर्यु से लिया गया है। आगे देखिए जायसी जो है, जायसी पद्मावत में क्या करते हैं? 12 मासे का भी वर्णन किए हैं। प्रथम माह किसका था? आषाढ़ का था, ठीक है। प्रथम माह किसका था? आषाढ़ का था। आगे देखिए पद्मावत ग्रंथ का अंगी रस क्या है? श्रृंगार रस है, किंतु इसका अवसान शांत रस में हुआ है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है,
प्रतीकात्मक, ठीक है ना, प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, इसलिए इस काव्य को प्रतीकात्मक काव्य भी कहते हैं। जायसी का प्रिय छंद हेतुत्प्रेक्षा माना गया है। जायसी का प्रिय छंद कौन सा है? हेतुत्प्रेक्षा माना जाता है। और इन्होंने किया क्या है, कुछ विशेषताएं, जैसे इन्होंने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया है, 7 अर्धालियों के बाद इसमें एक दोहा रखा है। फिर देखिए, पद्मावत को आधुनिक काल की जो कामायनी है उसके समकक्ष माना जाता है। पद्मावत को आधुनिक काल की कामायनी के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। अब कामायनी किसकी रचना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध ये भी रचना है। उसमें भी प्रतीकों के रूप में चलती हैं चीज़ें, उसमें भी कितने सर्ग और हैं, आप लोग थोड़ा सा ये जो वो चीज़ है ना इम्पॉर्टेंट है, उसके विषय में तो आपको एकदम डीपली जानना है। अब देखिए यहाँ पे पद्मावत में जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन से मतलब हैं, मतलब प्रतीक के रूप में कैसे माना जाता है, प्रतीकार्थ क्या है उसका। देखिए तो पात्र इसमें अब 14 भुवन है ना, 14 भुवन वो किसका प्रतीक है, मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ किसका प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है, ठीक है। 14 भुवन जो है मानव पिंड का प्रतीक है, चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है, रत्नसेन जो राजा थे ये मन के प्रतीक है, पद्मावती जो थी बुद्धि के प्रतीक है। कहीं कहीं आपको कुछ मतलब थोड़ा सा चीज़ें मतलब आपको चेंज मिलेंगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ मतलब उसका मतलब वही होता है, ठीक है। नागमती देखिए, सांसारिक मोह, दुनिया के गोरख धंधा, ऐसा भी मतलब माना जाता है नागमती को। हीरामन किसका प्रतीक था, गुरु का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का, ठीक है। अब देखिए पद्मावत के प्रमुख खंड, अब खंड पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। पहला है कौन सा, स्तुति खंड, ठीक है, स्तुति खंड। मानसरोवर खंड, ठीक है, दूसरा कौन सा है, मानसरोवर खंड। नागमती सुआ खंड, राजा, फिर चौथा कौन सा है, राजा सुआ संवाद खंड, और ये 9वां खंड है, ठीक है। चौथा नंबर पे मतलब जो मेन है उसको आप देखिए, स्तुति खंड है, ठीक है, और मानसरोवर खंड है, नागमती सुआ खंड है, फिर देखिए राजा सुआ संवाद खंड है, 9वां खंड है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 9वां खंड, ठीक है। और सिंघल द्वीप खंड 16वां है, ये मतलब जो मेन है वही चीज़ है। पद्मावती वियोग खंड ये आपका 19वां है खंड। और यहाँ पे देखिए रतन सेन पद्मावती विवाह खंड ये आपका कौन सा है, 26वां है। पूछ सकता है कि कौन सा खंड है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद है आपका नागमती वियोग खंड, ये 30वां खंड है, ठीक है, नागमती वियोग खंड। फिर नागमती संदेश खंड ये कौन सा है आपका, 31वां है। नागमती पद्मावती विवाद खंड, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 36वां, ठीक है, 36वां खंड। अब देखिए नागमती एवं पद्मावती सती खंड 57वां है, ठीक है ना, और उपसंहार आपका 58वां है। तो ये कुछ प्रमुख खंड हैं, ये मत सोचिएगा कि ये लाइंस लिखे हुए हैं, जैसे मतलब जो मुख्य है उनको आपको जानना चाहिए कौन सा खंड है ये, ठीक है। आगे देखिए जायसी व पद्मावत के संदर्भ में विद्वानों के मत कौन कौन से हैं, तो ये भी जान लीजिए। देखिए नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, की होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीर ने केवल भिन्न, अब देखिए कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी, यह जायसी के द्वारा पूरी हुई। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है, ठीक है। आगे देखिए अब ये देखिए, एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव मतलब रति भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है। ये भी शुक्ल ने ही कहा था। अब देखिए यहाँ पे कमल कुलश्रेष्ठ के अनुसार पद्मावत में प्रेम की जो व्यंजना की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए राम कुमार वर्मा, इनका देख लीजिए, जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी विद्वानों की रूपरेखा है। डॉक्टर विजय देवनारायण शाही, पद्मावत हिंदी में अपनी ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत की का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। मेन बात देखिए, मैं मतलब ऐसा लिखी हूँ ना जल्दी कि थोड़ा सा मतलब आप लोगों को मेरी राइटिंग हो सकता ना समझ में आए, तो इसलिए मैं इसको पढ़ के बता दे रही हूँ। बच्चन सिंह, जायसी की अवधि
अवधि की अर्घान है, ठीक है, जायसी की जो अवधि है, अवधि की अर्घान है, ठीक है, अवधि की अर्घान, ये देख लीजिए, अर्घान से ही आप पकड़े बच्चन सिंह, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें और क्या मुख्य है, नोट करके मैंने लिखा है कि शुक्ल जी ने रत्नसेन पद्मावती को क्रमशः आत्मा एवं परमात्मा का प्रतीक माना है, ठीक है। मतलब रत्नसेन क्या है, आत्मा के रूप में है, पद्मावती किसको है, परमात्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में, ठीक है। शुक्ल जी ने मतलब ऐसा प्रतीक माना है। रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम न कहकर रूपलोभ की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी है, रूपलोभ, ठीक है ना, रूपलोभ की संज्ञा किसने दी है, रामचंद्र शुक्ल ने दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक। तो इस तरह से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये, मतलब मेन पॉइंट था, ये ज़्यादा नहीं है, 1-2 पेज का है ये। तो इसको मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया है कि इसी तरह से मुझे और भी जो चीज़ें लगेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपको जहाँ से भी कुछ जानकारी अलग से मिलती है बिल्कुल आप नोट करिए, या आपने जहाँ नोट्स बनाए हैं कहीं भी अलग से ज़रूर लिख लीजिए उसको, और जो अपना तो पढ़ ही रहे हैं साथ में उसको भी रिवाइज़ करते चलिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि और क्या आप लोग चाहते हैं, कैसी चीज़ें मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और अपनी प्रॉब्लम भी आप लोग बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि दीदी तैयारी कैसे करें और आप कैसे की थी, तो ये सारी वीडियो मैंने बना दिया है पहले ही, वो लोग नए हैं शायद, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो सर्च करिएगा, आपको सब तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, जो मेरा अनुभव रहा है तैयारी के दौरान वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, ताकि आप लोगों का रास्ता और आसान हो सके। जो मैंने कठिनाई फेस की है अपने टाइम में, आप लोग वो ना करें। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आगे भी मैं बता ही रही हूँ आपको, जैसा अभी इस समय क्या आपको करना चाहिए, इसके आगे क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।